हर नंबर सिंपल होता है, पर कुछ कुछ नंबर ऐसा भी होता है जो कि हम लोग एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं फ्रैक्शन में लिख सकते। नंबर इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे √2 इज इरेशनल नंबर। मैंने क्या बोला, हम लोग वो मेथड यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग एजम्पशन में लेंगे, पर वो लिखेगा 2 स्क्वायर तो ये ना स्क्वायर दोनों साइड लिखेगा, ठीक है। वो लेफ्ट साइड करेगा, लेकिन राइट साइड वो नहीं करेगा, ऐसा करके छोड़ देगा। क्या लिखेगा, 2 इज इक्वल टू p/q। क्या होगा हमारा सबसे बड़ा गलती होगा, क्योंकि हमें मुझे ये स्क्वायर अगर इवन नंबर आएगा सॉल्व करने वाला तो p भी क्या आएगा सर, इवन ही आएगा। तो हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग किया, हमने एज्यूम किया दैट्स अ रैशनल नंबर, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है। तुम लोग सोच सकते हो कि हर नंबर सिंपल होता है, पर कुछ कुछ नंबर ऐसा भी होता है जो कि हम लोग एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम में सबसे डेंजरस क्वेश्चन वहीं से बनता है और वही होता है। तो आज का टॉपिक है हम लोग का, हम लोग प्रूव करेंगे हर वो नंबर इरेशनल है या नहीं, और किस तरह करना है, और सब कुछ मैं इसमें कवर करूंगा। डिटेल्ड वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करूंगा, सो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। उसके बाद अगर इस टॉपिक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी डरेंगे नहीं और एग्जाम में अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। दो टाइप का नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो मुझे तो पता है रैशनल नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रैशनल नंबर जो कि हम फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 1/2 फ्रैक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/4, ये सब मैं हमको फ्रैक्शन में जब जब मैं लिख सकूंगा तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा दैट्स अ रैशनल नंबर। अब चलिए इरेशनल नंबर क्या है देख लेते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों का बीच का ये डिफरेंस है। बच्चा पूछता है कि सर एग्जैक्ट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक पिज्जा का पीस है, अगर मैं उसको दो पार्ट में करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शन, है ना। एक को 1/2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो एग्जैक्ट में मैं रिप्रेजेंट कर सक रहा हूं इसको। एग्जाम्पल ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, क्या मैं इसको p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको? नहीं सर, इसको नहीं लिख सकते, चलते ही जा रहा है, कहां तक जाएगा मुझे पता भी नहीं है, कहां तक जाएगा मुझे पता भी नहीं है। तो आई कैनॉट रिप्रेजेंट दिस वन एग्जैक्टली इन p/q फॉर्म में, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, इरेशनल नंबर बोल दूंगा। कि एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट फ्रैक्शन, जो कि राउंड ऑफ नहीं होगा, जैसे वो परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है, ये ऊपर वाला परफेक्ट फ्रैक्शन है, तो राउंड ऑफ नहीं चलेगा। जैसे राउंड ऑफ करके मैं लिख दूंगा, नहीं होगा। पूछ सकते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं सर √2 का वैल्यू तो 1.414 है, तब क्या वो तो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको मैं लिख सकता हूँ √2? तब सर आप जैसे बोल रहे हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो p/q का फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू है, राउंड ऑफ नहीं करना है। तो सर वो √2 मतलब 1.414 ही होता है ना, तो उसको फिर राउंड ऑफ करने क्या जाता है, वो एग्जैक्ट फ्रैक्शन हो लिख सकता है मैं उसको नीचे पॉइंट निकाल के। नहीं, याद रखिए √2 का मतलब 1.412, उसके बाद भी नंबर्स है, बट हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स करके 1.414 लिखते हैं। ये गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में, ये इरेशनल नंबर है √2 बोलते हैं। तो सर अगर मैं जैसे आप बोला है रैशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म है, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं जैसे 3/1 लिखता हूं, अगर 3 फॉर एग्जांपल 3 मुझे दे दिया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/1। हाँ, तो न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर में, तो मुझे जब √2 दिया है तो क्या मैं √2/1 नहीं लिख सकता हूँ? तो ये भी तो p/q फॉर्म में हो गया। हाँ, ये भी p/q फॉर्म में है, लेकिन तो सर क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, सुनिएगा, लेकिन ये जब p/q फॉर्म में है तो मुझे क्या बोला गया है कि मेरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो ये थोड़ी ना इंटीजर है, ये आपका 1.41 बहुत सारा डॉट डॉट है, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये गलती नहीं कीजिएगा, अगर इसको आप रैशनल नंबर लिख देंगे तो ये सबसे बड़ा गलती होगा, बिकॉज न्यूमरेटर एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। याद रखिए दोनों इंटीजर होना है, तभी आपका वो रैशनल नंबर काउंट होगा, ठीक है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, दोनों नंबर इंटीजर होना है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। देखिए गोल्डन लाइन, हर फ्रैक्शन आपका रैशनल नंबर नहीं होता, याद रखिए बात को। कब होगा, में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होगा, वो रैशनल नंबर होगा। करना है तो याद रखिए, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो इरेशनल, जैसे 1.4123 डॉट डॉट, तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, तो मैं बोल दूंगा इरेशनल नंबर है। अब समझ में आ गया हमें क्या होता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब मैं एक ऐसा पावरफुल मेथड आपको सिखाऊंगा ताकि आपको, ये तो डायरेक्टली बोल दे रहे हैं हम, लेकिन प्रूव करके भी मैं शो कर दूंगा कि किस तरह एक √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर है, ये सब मैं प्रूव कर दूंगा। बस एक पावरफुल मेथड आपको सिखा दूंगा ताकि एग्जाम में ईजी हो जाए। ये जो मेथड है हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो नंबर हमें दिया है वो रैशनल नंबर है,
फिर उसी को यूज करते हुए हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग जो एज्यूम किए हैं दैट्स अ मिस्टेक, सो इट्स अ इर्रेशनल नंबर। याद रखिए ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एज्यूम करना है दैट्स अ रैशनल नंबर है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे हम लोग जो एजम्पशन किया दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, सो इट्स अ इर्रेशनल नंबर। अभी ऐसा क्यों करता है ये बड़े बच्चे लोगों को, बहुत सारे बच्चे लोगों को पता ही नहीं, बस हाँ करना है तो करना है। क्यों करते हैं समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला हम लोग वो मेथड यूज कर रहे हैं जो है नाम प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, हम लोग जो सोच रहे हैं वो गलती है, तो उसके वजह से ये है आंसर। सो दैट इज द रीजन वी विल एज्यूम दैट फर्स्ट में ये नंबर रैशनल नंबर है। उसके बाद हम लोग बोलेगा कि बिकॉज आवर assumption is wrong, so we'll say that it's an irrational number। मेथड का नाम है प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा रियल लाइफ का, ताकि आप सम करने आगे पहले समझिए किस लिए हम कर रहे हैं। सोचिएगा, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है। सर सोचने है क्या, मेरा तो फ्रेंड है। वेरी गुड, मेरा भी है, ठीक है। तो उसे आप पूछे बैग में क्या है, तो उसने बोला सर बैग में तो बुक्स है और कुछ नहीं है। तो आपने भी बोला ठीक है बुक्स ही है। तो थोड़ा देर के बाद आपने क्या किया कि अपने बैग खोल के जब देखा बुक्स नहीं है, पेन बुक्स भी है, पेंसिल भी है, बॉक्स भी है, नेल कटर भी है, और आपके बॉक्स में टिफिन बॉक्स भी। सर नेल कटर कौन लाता है, ये बच्चा लाता है, ठीक है। तो क्या होगी, आपने जो एज्यूम किया था कि उसने बोला कि ये बुक्स है, तो आपने भी सोचा हाँ बुक्स है, लेकिन जब आप ओपन करके जब देखें तो बुक्स के साथ और भी कुछ था जो व्हाट यू हैव एज्यूम्ड इट्स रॉन्ग। सो हमने जो एज्यूम किया वो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही मेथड होगा। अगर मुझे एक नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल √2 दे दिया, तो सबसे पहले मेरे को बोल दिया कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब प्रोसेस करूंगा, प्रोसेस करते करते एक स्टेप में ऐसा आऊंगा कि मुझे पता चल जाएगा अरे ये सब प्रॉपर्टी तो रैशनल नंबर का होता ही नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर का होता है। वहां मैं बोल दूंगा कि मैं जो सोचा था वो गलत है, तो आंसर है मेरा ये इरेशनल नंबर होता है। तो इतना ही है, बस आप कनेक्ट कीजिएगा। क्यों मैं बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, बाहर नहीं करना, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई हैव टू प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर। मैंने क्या बोला, हम लोग वो मेथड यूज कर रहे हैं जहां पे हम लोग एजम्पशन में लेंगे फर्स्ट वो रैशनल नंबर है। क्यों लेंगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हर एक स्टेप जहां पे कुछ नया चीज करेगा हम वो जरूर आपको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि बता दूंगा पढ़ लो बोलूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। बोल दिया √2 भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मैंने बोल दिया। अगर ये रैशनल नंबर है मेरे हिसाब से, तो इसको क्या मैं p/q में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को तो p/q में रिप्रेजेंट करना ही चाहिए। रिप्रेजेंट कर दिया p/q फॉर्म में, जहां पे लिख देंगे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p, q आर को प्राइम। अब अगर इसका बारे में अगर डाउट है रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वीडियो है अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मेरा चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसा पता चलता है, सब कुछ है। तो चलिए टॉपिक पे फिर आते हैं। तो मैंने एज्यूम कर दिया ये रैशनल नंबर है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर करूंगा ऑन बोथ द साइड। अब बहुत बच्चा क्या करता है, कर देता है स्क्वायर, लेकिन क्यों करना है स्क्वायर? सर इसके बाद स्क्वायर ही क्यों करना है? क्योंकि रूट में अगर मैं सॉल्व करूंगा मुझे प्रॉब्लम होगा। सो रूट नहीं रहना है। रूट में कोई भी सम अगर करते हो सॉल्व तो प्रॉब्लम ही होता है, तो रूट को रिमूव करना आसान है। तो रूट को रिमूव करना है तो मुझे क्या स्क्वायर करना पड़ेगा। एक साइड करने थोड़ी ना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करूंगा। स्टेप नंबर 2 करूंगा, ये तो आ गया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। करते करते मैं आपको बताऊंगा मिस्टेक जो बच्चा यूजली करता है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब बच्चा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करता है बता, देखो इसको क्या करेगा बताओ, लिखेगा 2 स्क्वायर, तो दोनों ये है ना, स्क्वायर दोनों साइड लिखेगा वो, ठीक है। वो लेफ्ट साइड करेगा लेकिन राइट साइड वो नहीं करेगा, ऐसा करके छोड़ देगा। वो क्या लिखेगा, 2 = p/q। क्या होगा हमारा सबसे बड़ा गलती होगा, क्योंकि हमें स्क्वायर किया बोथ द साइड। लेफ्ट साइड में रूट था लेकिन राइट साइड में रूट था नहीं था, फिर भी बच्चा ये करता है। ये गलती आप नहीं करेंगे, ये मुझे लिखना है, याद रखिएगा बात को। स्टेप है आपको q² से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अभी ऐसा क्यों करना है, याद रखिए हर एक पॉइंट का रीजन होता है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना और उसका आंसर बताना मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर सिंपल 2 लिखा है, ठीक है, 2 × 3 लिखा है तो क्या होगा 6। अगर मैं लिखूंगा 2/3 लिखूंगा तो सोचना पड़ेगा मुझे।
तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर सर? क्यू स्क्वायर है। क्यू स्क्वायर को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यू स्क्वायर ऑन द न्यूमरेटर ऑन द बोथ द साइड, तो आपका डिनोमिनेटर हट जाएगा और इक्वेशन सिंपल हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारा लिए ईजी हो जाएगा, मक्खन की तरह। जिस तरह बनेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्यू स्क्वायर को, इससे क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ, ये करूंगा तो मेरा यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर कट गया तो बच गया, तो मैं इधर इसको लिख दिया। सो मल्टीप्लाई वी आर गोइंग टू गेट दिस वन, ये मिल रहा है। ऐसा इसलिए बताऊं ताकि बहुत बच्चों में कंफ्यूज हो जाता है। तो मुझे ये मिल रहा है आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे स्टडी करना है कि ये जो नंबर इवन है कि ऑड है, तो फ्रैक्शन में नहीं रहना है। सर इवन ऑड क्या बोल रहे हैं, आगे पता चल जाएगा आपको, लेकिन हर स्टेप को क्लियर करना मेरा काम है। तो ये स्टेप को क्लियर कर दिया मैंने, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा, क्यों स्क्वायर कर रहा, सब कुछ याद रखिए। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ गोल्डन वर्ड्स है, लिख लीजिए, गोल्डन वर्ड कर लीजिए वैसा, ठीक है, समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, आगे में आपको ये हेल्प करेगा, हर एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा। याद नहीं करना है, समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सर 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? पी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे बताया सबसे पहले, अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिया, इसका मतलब क्या? x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, मतलब क्या हो रहा है कि ये वैल्यू इसे असाइन हो रहा है, ये वैल्यू इसे असाइन हो रहा है। x का वैल्यू 2 है जो इवन नंबर है, y का वैल्यू 5 है जो ऑड नंबर है, और कुछ भी हो सकता है, ये मुझे पता चल रहा है, ठीक। तो यहां क्या पता चल रहा है? यहां पता चल रहा है सर पी स्क्वायर का वैल्यू है 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर भी है, एक ही बात हुआ है ना। पी स्क्वायर का वैल्यू है 2q स्क्वायर और 2q स्क्वायर का वैल्यू है पी स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों इक्वल साइन है, दोनों लेफ्ट इक्वल टू राइट है, राइट इक्वल टू लेफ्ट। सर बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर सोचिए मैंने लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू कितना है सर? x का वैल्यू a है, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा सर? x का वो वैल्यू सब आएगा जो इवन नंबर्स होगा, मतलब x में हर वो वैल्यू आएगा इवन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ a इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया, इवन आ गया। फिर अगर मैं बोलता हूँ a इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 4 आ गया। तो यहाँ मेरे क्या समझ में आ रहा है, a कुछ भी हो इट डजेंट मैटर, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा 2 से, तो पूरा आंसर आपका इवन आएगा, तो पूरा x का वैल्यू इवन आएगा। सो हर वैल्यू x का इवन ही आएगा, इधर से मुझे ये पता चलता। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा? पी स्क्वायर का हर वैल्यू इवन होगा, क्यों? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी स्क्वायर का हर वैल्यू इवन ही होगा, वो क्यों कुछ भी हो। अगर समझ में आ गया बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पी स्क्वायर का वैल्यू अगर इवन नंबर से आएगा तो पी का वैल्यू भी इवन ही आएगा। सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, कर देता हूं क्लियर उसको भी। अगर मैं लिखूंगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4 बोला हूं, तो इवन ही की ऑड है सर, इवन नंबर है, तो p कितना हो जाएगा सर? 2, इवन ही है। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो पी स्क्वायर अगर इवन नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद, तो p भी क्या आएगा सर? इवन ही आएगा। तो मतलब क्या, p इवन हो रहा है, p स्क्वायर इज इवन, सो p मस्ट बी इवन, सो इवन इंटू इवन, इवन ही आएगा। दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, इवन नंबर ही आएगा आपको, नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए ऑड नंबर आएगा। ट्राई करके देखिए, इवन नंबर सबको पता है क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है, याद नहीं करना है। नंबर को स्क्वायर कर रहा हूं, इवन आंसर आएगा, मतलब वो नंबर इवन ही है। ऑड है तो ऑड ही आएगा। एक इवन नंबर है, स्क्वायर कीजिए 16 आया, 16 जो आया वो स्क्वायर करने के बाद आया, इवन आया। लेकिन किसको स्क्वायर किया सर? 4 को स्क्वायर किया, तो 4 भी तो इवन था। 3 को स्क्वायर करने से 9 आएगा, 9 क्या ऑड है, किसको स्क्वायर किया? 3 को, तो 3 भी तो ऑड था। मतलब जिसको स्क्वायर किया अगर इवन आया तो ओरिजिनल नंबर भी इवन होगा, अगर मैंने स्क्वायर करके ऑड लाया तो ओरिजिनल नंबर भी मेरा ऑड ही होगा। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने इधर लगाया। तो मैंने देखा कि पी स्क्वायर का अगर इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू होता है, तो पी का भी इवन ही होगा। अच्छी तरह यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। मुझे ये तो पता चल गया पी मेरा इवन है, हाँ। सो क्यू के बारे में क्या बोलेंगे तब? क्योंकि मुझे पी और क्यू लिया मैंने ना, दोनों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया पी मेरा इवन है बाय दिस वन। अब मेरे को क्यू के बारे में बात करना है, ठीक है। याद रखिए पी को मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, पी स्क्वायर मतलब इवन आएगा, तो पी भी इवन आएगा, लेकिन क्यू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। तो अब मैं क्या करूंगा? क्यू को प्रूव करूंगा वो इवन है, देखते होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पी इवन है, प्रूव हो गया, इवन नंबर प्रूव हो गया, तो उसका मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेकिन क्यू का नहीं कर सकता हूं, क्योंकि क्यू इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो उसको
कुछ भी वैल्यू देने से आगे 10 बार मुझे सोचना पड़ेगा, तो मैं ऐसा सोचूंगा क्यों? एक बार सोचने के लिए मुझे टाइम लगता है, 10 बार तो इसलिए Q को रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं P को रिप्लेस करूंगा। क्यों? P एक इवन नंबर है, याद रखिए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइनिंग वर्ड है। Q इवन नंबर प्रूव हो चुका, P प्रूव हो चुका है, तो मैं उसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, Q को नहीं। मैं ले लिया हूँ P इज इक्वल टू 2K। अब 2K ही क्यों ले लिया हूँ, क्यों लिया हूँ? क्योंकि याद रखिए इवन नंबर क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने से इवन नंबर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से कभी इवन नहीं आएगा, 1 से भी नहीं आएगा। सो मैं क्या किया, मुझे क्या नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन इवन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कोई नंबर करना है तभी इवन आएगा, तो मैंने ले लिया P इज इक्वल टू 2K। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है देखते, बस सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब यहां मुझे ये आ गया, अब ये एक ही जैसा लग रहा है, हाँ सर, तो इससे भी पता चलता है कि Q भी आपका एक इवन नंबर है, Q स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो Q भी आपका इवन ही होगा। जैसे P स्क्वायर इवन था तो P भी इवन है, तो उसी तरह मैंने जब सॉल्व किया तो P स्क्वायर भी मेरा इवन हो गया, तो P भी मेरा इवन होगा। Q स्क्वायर अगर मेरा इवन है तो Q भी मेरा इवन होगा, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, P भी मेरा इवन है और Q भी मेरा इवन है। फाइनल स्टेज पे आ गया हूं, अभी मैंने क्या प्रूव कर दिया कि Q एक इवन नंबर है, P एक इवन नंबर है, और अगर वो इवन नंबर है उसका 1 ही एक कॉमन फैक्टर नहीं, 2 भी होगा सॉरी, ठीक है, 2 भी उसका एक कॉमन फैक्टर आएगा। क्या बोला था, अगर वो P/Q फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है, उसका कोई एक नंबर फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो कोप्राइम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से भी डिविजिबल हो रहा है दोनों, और 2 से भी हो रहा है। अगर इवन नंबर है तो 2 से तो हो गए होगा, तो हम लोगों का एजम्पशन रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग किया, हमने एज्यूम किया दैट्स अ रैशनल नंबर, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो P स्क्वायर एक इवन नंबर है तो P भी इवन हुआ, Q स्क्वायर इवन नंबर तो Q भी इवन हुआ, तो मेरे लोगों का एजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो व्हाट वी हैव एज्यूम्ड इज रॉन्ग। सो यहां हम लोग लिख देंगे दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, व्हाट वी हैव एज्यूम्ड इन द स्टार्टिंग दैट इट्स अ रैशनल नंबर, सो इट्स क्लियरली एन इरैशनल नंबर। अच्छी तरह इसे प्रूव कर दिया। तो याद रखिए √2 को कितना भी ट्राई कर लो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसका रियल आइडेंटिटी यही है। बड़ा क्वेश्चन है, क्या √3, √5, √7 भी ऐसे ही बिहेव करता है? वीडियो में इस मिस्ट्री को पूरा सॉल्व करेंगे अच्छी तरह, और बने रहेगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।